कुछ वाक़यात किसी दुनिया के किसी भी कोने में, अमेरिका के अंदर हो, यूरोप के अंदर हो या किसी अफ्रीकन कंट्री के अंदर भी हो, तो बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं कि वो रियासत का वजूद जो है उसको ख़तरे में आपको समझना चाहिए, और क्या एक फंक्शनिंग स्टेट है या नहीं है उसके ऊपर भी सवालिया निशान सामने आना चाहिए। पाकिस्तान में 2 वाक़यात ऐसे हैं जिसके ऊपर इंतहा से ज़्यादा एज ए पर्सन मैं कहूँ, पाकिस्तानी सिटीज़न कहूँ, एज ए जर्नलिस्ट कहूँ, एज ए ह्यूमन बींग कहूँ, इंसान के तौर पर कहूँ, तो कोई ऐसी वजह नहीं बनती कि जो रहीम यार खान में पुलिस वालों के साथ हुआ तो उसके ऊपर तशवीश की लहर ना दौड़ जाए। और फिर जो कुछ बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ पिछले 24 या 48 घंटे के अंदर, बलूचिस्तान में इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, पहले भी होते हैं, लेकिन अभी जिस लहर से जिस तेज़ी से हुए हैं, अगर ये कहा जाए कि उसके ऊपर तशवीश ना हो तो फिर हम पाकिस्तानी नहीं हैं। अगर ये कहें कि हमें तशवीश नहीं है तो फिर हम पाकिस्तानी नहीं हैं। तो अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हमें क्या काम करना चाहिए। बलूचिस्तान में जिन लोगों को मारा गया वो इसी मुल्क के बाशिंदे थे ना, मेरे आपके बेटे थे, किसी के भाई थे, किसी के खामद होंगे, किसी की तो औलाद थे ना, इसी सरजमीन में पैदा हुए थे। तो उसको मारने वाले कौन है, पहला सवाल यहाँ से उठता है। कच्चे के डाकू हम हमेशा से सुनते हैं, जब से पैदा हुआ ना मेरी सारी उम्र गुजर गई, कच्चे के डाकू, कच्चे के डाकू, सिंध में भी और पंजाब की इस बेल्ट के अंदर भी। फ़ौज डाली है आपने, फ़ौज डाल के भी कच्चे के डाकू नहीं मारे गए। रेंजर्स डाल लिया आपने, रेंजर्स डाल के भी कच्चे के डाकू नहीं मारे गए। पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया, और उनके पास ज़्यादा लॉन्ग रेंज और ज़्यादा बेटर वेपन सिस्टम मौजूद है जिससे वो मारते हैं। तो क्या हम एक रियासत हैं जो 150 डाकू होगा रहीम यार खान के इलाके में, वो 12 पुलिस वालों को मार के हम उसको नहीं रोक सके। ये BLA क्या फिनोमेना, पहले इसके ऊपर भी आप देखें। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक मजीद ब्रिगेड है, तो मजीद ब्रिगेड के अंदर कितने होंगे, 10 लाख लोग होंगे, हमारी 10 लाख फ़ौज है, क्या हम उसको काबू नहीं कर सकते। ये जो नफ़रत है ना दाखिली, असल सवाल जिसके ऊपर सारे आंखें बंद करते हैं, और हम लोग पूरी पाकिस्तानी कौम को, अभी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब आके तो बड़ा वो वहदत का एक दर्स दे रहे थे, लेकिन आपको फंडामेंटल इश्यूज़ को एड्रेस करना पड़ेगा। आपके मुल्क के अंदर जितना दाखिली इंतशार होगा उसका अंजाम क्या होगा। 14 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, 10 फ़ौज के जवान हैं जो शहीद हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर। टोटल 39 लोग हैं जिनको उन्होंने दहशतगर्दों ने मारा है। फ़ौज वाले भी मेरे बेटे, वो सिक्योरिटी के किसी और एजेंसी के भी थे, वो भी मेरे बेटे, वो जो 39 जिनको बसों से उतार के चुन के मारा गया है वो भी हमारे बेटे। तो इसका जवाब कौन देगा। ये दाखिली इंतशार आपको एड्रेस करना पड़ेगा। जितनी इंटरनल डिवीज़न होगी, जितनी दाखिली तकसीम होगी, मैं लड़ता रहूँ। जनरल आसिम ने बड़ा गलत काम किया, हुकूमत में मुदाखलत कर दी। जनरल आसिम कहे कि नहीं ये इमरान खान ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, इमरान खान कहे नहीं ये शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने तबाह कर दिया। लड़ लें और मुल्क का हाल कुछ नहीं बचेगा। जिस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी का या बड़े बड़े ओहदों पर रहने का सबको शौक़ है, उसको बचाने के लिए पहले फ़िक्र करें। अगर वो बचाने की फ़िक्र आप लोग नहीं करेंगे तो आपको इन ओहदों पे, इन पोजीशंस पे बड़े बड़े नामों का कोई हक़ हासिल नहीं है। और पाकिस्तान की पिछले 24-48 घंटे की सूरत हाल ऐसी है कि इन सारे लोगों को पाकिस्तानी कौम के सामने जवाबदेह होना चाहिए और अपने किरदार के ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए। एक और अफसोसनाक पहलू यह है कि हमारी पार्लिमान ऐसी सूरत हाल में 2 या 3 सिक्योरिटी के जवानों को कोई मार के चला जाए ना, तो उसके ऊपर आपकी पार्लिमान को सर जोड़ के बैठ जाना चाहिए। लाइव सेशन आपका पूरी कौम को दिखाना चाहिए और कॉजेज़ ढूंढनी चाहिए कि क्या वजह हुई कि 12 पुलिस वालों को मार दिया, क्या वजह हुई कि बलूचिस्तान के अंदर ही हुआ, और उसके ऊपर तब तक उठे नहीं जब तक आप सोल्यूशन उसका हल लेके वहाँ से उठते नहीं हैं। हमारी पार्लिमान की प्रायोरिटी क्या है, एक हिडन एजेंडा है जिसके ऊपर ये गौर कर रहे हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज काबू नहीं आ रहे। तो उम्र 68 साल करें, 68 ईयर करें तो फ़ायदा होगा कि 62 ईयर्स करें तो फ़ायदा होगा। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं 6 जिन्होंने खत लिख दिया है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही नहीं ठीक है, या किसी तरमीम करके इनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट में फेंक दें तो ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएंगे। अगर ये प्रायोरिटी है तो फिर बहुत ही दुख का मुकाम है और आपको इस पार्लियामेंट में रहने का कोई हक़ हासिल नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए और पाकिस्तानी कौम से इस पार्लियामान में फ्लोर पे खड़े होकर हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी, वज़ीर दाखिला को भी और जितने मुतल्लिका बाकी लोग हैं उन सारों को हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। कभी इस कदर भी वहशतनाक वाक़यात हुए, मरने के बाद चले जाओ जी घर ले लो, बच्चे को नौकरी भर्ती कर देंगे, वो जो दुनिया से बाप चला गया उसका कौन जवाब देगा। प्रोग्राम में इसके ऊपर भी बात करेंगे और क्या आईनी तरमीम हुकूमत गौर कर रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। जो हमारे साथ छोटा मायूम मोहम्मद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आबिद शेर अली साहब हैं PMLN से, और माजिद निज़ामी साहब हैं मारूफ एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। माजिद साहब दो हिस्सों पे अलग-अलग आपसे चाहूँगा तजिया लें। एक तो ये जो कच्चे वाले डाकू हैं, ये कौन सा फिनोमेना है कि आपने फ़ौज और रेंजर्स भी लगा ली, आपने पुलिस वालों से ऑपरेशन करा लिया। अभी ये PDM की हुकूमत में ऑपरेशन कर रहे थे ये कि वो कच्चे के डाकू हैं, बड़े इलेक्शन में बड़े मसाइल पेश आ जाएंगे, ऑपरेशन हो रहा था।
और वो फिर कच्चे के डाकू हमारे पुलिस वालों को मार के चले गए। ये कौन से इतने डाकू हैं जी जो हम काबू नहीं कर पा रहे? कॉजेज़ क्या है इसकी? जी बहुत शुक्रिया। ये दोनों इश्यूज़, जो बलूचिस्तान का इशू है और जो कच्चे के डाकियों का मसला है, मेरा ख्याल है कि इसको अगर हम मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच से देखें तो फिर ये चीज़ समझ आती है। उसमें जो एक अस्करी पहलू है या उसकी मिलिटेंसी है, दहशत गर्दी है, वो एक अहम पहलू है कि जिससे निपटने के लिए वहाँ पर फोर्सेस को मेरा ख्याल है एम्पावर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि उनके पास तो नेटो का असला हो डाकुओं के पास, और हमारे पास जो गाड़ियाँ हैं उनकी हालत भी इतनी अच्छी ना हो, और इवन जो रास्ता है, जो रूट है चौकियों को जाने का, वो भी महफूज ना हो। इस अप्रोच के साथ जब हम चलेंगे, ये तो बड़ा आसान होता है कि आपने 500 लोगों को वहाँ पे तैनात कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और डायमेंशंस भी होती हैं। क्या उनके पास वेपन्स हैं, क्या उनके पास स्ट्रेटजी है, क्या उनको वो सपोर्ट मिल रही है जो एक अटैक के टाइम पे मिलनी चाहिए। ये तो नहीं है कि जब वो उनका राब्ता मुनक़ता हो गया है तो आपको एक दिन लग जाए उनको तलाश करने में कि वो कहाँ पे हैं। ये सारी चीज़ों को जब हम इकट्ठा करके देखते हैं तो फिर ये पता चलता है कि वाकई वहाँ पर एक स्ट्रेटजी का प्रॉब्लम भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पाया तकमील तक नहीं पहुँच सकती। और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है दरियाए सिंध के किनारों के ऊपर। लेकिन निज़ामी साहब, आप ये देखें कि आपने पूरे पाकिस्तान में वो जो सो कॉल्ड डिजिटल दहशतगर्द हैं उनको काबू पाने के लिए इंटरनेट बिठाया हुआ है, बंद किया हुआ है आपने कि कोई ऐप ना चले। लेकिन वो जो हमारे कच्चे के डाकू हैं उनके पास ऐसी महारत है कि वो वेल कोऑर्डिनेटेड और बड़ा टाइमली एक्शन करते हैं और हमारे पुलिस वालों को शहीद कर देते हैं, और उसके बाद चले भी जाते हैं, उनको पकड़ भी कोई नहीं सकता। तो ये तो नलायकी का भी कोई नेक्स्ट लेवल है। पता नहीं इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, इसको क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि जब आप 2 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और वहाँ के डीएसपीज़ लेवल के लोगों को इस चीज़ का चार्ज देंगे, और उसके बाद जब कोई शहादतें होंगी तो आप डीपीओ को ट्रांसफ़र कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो अगर इस तरह के इक़दामात उठाने हैं और उसके बाद फिर अगर वज़ीर आला जाएंगी और वो शहदा के वारसीन से किसी एक ही जगह पे जाके मिल लेंगी, उनके घरों में भी नहीं जाएंगी, तो इससे ये पता चलता है कि बहरहाल ओवरऑल एक इशू है कि जिसको एड्रेस करना चाहिए। और अगर इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो ये मामला इसी तरह 4-6 महीने बाद दोबारा सामने आता रहेगा। और इसी वजह से जब हम पंजाब हुकूमत या पंजाब पुलिस की कारकर्दगी को देखते हैं तो प्रॉब्लम यह है कि आईजी पंजाब शहादतों के बाद वहाँ क्यों जाते हैं, शहादतों से पहले क्यों नहीं जाते? जब प्लानिंग की मरहला होता है उस वक़्त वो वहाँ पे मौजूद क्यों नहीं होते? तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब जो हैं उनको वहाँ पे होना चाहिए। इशूज़ निज़ामी साहब देखें, रहीम यार खान में या सिंध के इन एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर या बलूचिस्तान में असला उगता तो नहीं है ना ज़मीन से। इनको अगर नेटो का असला मिल रहा है, गोला बारूद मिल रहा है, वो रॉकेट उनके पास पहुँच रहे हैं, तो वो सप्लाई लाइन कहीं से होकर वहाँ तक आती है ना। वो सप्लाई लाइन रास्ते में रुकती क्यों नहीं है? मैं तो इसके ऊपर मुझे शदीद दुख भी है और अफसोस है उन उदारों के ऊपर जिनका काम है सिक्योरिटी को इंश्योर करना। वो रॉकेट लॉन्चर यहाँ रहीम यार खान तक तो पहुँच गया है, वो नेटो की बंदूक भी पहुँच गई है, तो रास्ते में किसी ने चेक करने की जहमत नहीं की उसको? जी बिल्कुल, जब हम मरबूत हिकमत अमली की बात करते हैं तो फिर उसमें हमें कस्टम्स को भी देखना पड़ता है, हमें बॉर्डर स्मगलिंग को भी देखना पड़ता है, उसके अंदर हमें कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को भी देखना पड़ता है, उसके अंदर हमें रोड सिक्योरिटी को भी देखना पड़ता है। ये जब सारी चीज़ों को हम देखते हैं तो हर जगह पर कोई ना कोई खामी और नाअहली नज़र आती है, जो फिर इस पूरी की पूरी पिक्चर को तरतीब देती है। और इसी वजह से जब हम बलूचिस्तान को या इवन इसको भी डिस्कस करें तो इसमें एक मजमूई नाकामी, मेरा ख़्याल है ये एक बहुत अहम लफ्ज़ है। इसमें इनफरादी तौर पे लोग नाकाम नहीं हैं, ये एक बतौर सिस्टम एक नाकामी है कि जिसके बाद में जब कुछ हो जाता है तो फिर 3 से 4 दिन, 1 हफ़्ता कुछ बयानात आते हैं, कुछ इमदादी रुकूम आती हैं, लेकिन वो ग्राउंड पे जो मसाइल हैं वो ठीक नहीं होते। और इसी वजह से ये मसला हर और बलूचिस्तान के हवाले से आप क्या कहते हैं? बलूचिस्तान में भी ये रिपीट होते हैं वाक़यात के चुने पंजाबियों को और मार दिया, और वो मारने वाला यकीनन, मैं तो उसे पाकिस्तानी नहीं मानता और मेरा कभी यकीन है कि ये सरहद पार से उनकी माली मुआवनत भी होती है और उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी मिलती है कि कहाँ कैसे हिट करना है।
लेकिन हमारा ना रोकना हमारी नाकामी है। आप इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? जी बिल्कुल, इसमें पहली तो बड़ी वाज़ेह बात है कि ये खुली दहशत गर्दी है और इसमें ये बड़ा आसान होता है, सॉफ्ट टारगेट होता है कि आप इस तरह की सफाकियत दिखाएं। और इसके बाद जब हम इस मामले के दूसरे पहलू को देखते हैं तो उसमें बहरहाल बलूचिस्तान के अंदर हमें हुकूमत में और अवाम में एक डिसकनेक्ट नज़र आता है। अगर आप बलूचिस्तान असम्बली को भी देख लें, वहाँ पर कितने जागीरदार हैं, कितने मिडिल क्लास लोग हैं। अभी 3 दिन पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज एजुकेशन इंडेक्स को डिस्कस किया गया है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि क्वेटा जो कि बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है उसका 68th नंबर है पूरे पाकिस्तान के अंदर ये तालीमी मायार के हवाले से। तो आप जब अंदाज़ा करें कि एक सूबे का जो दारुल हुकूमत है वो तकरीबन 65 दीगर अजला के बाद उसका नंबर आ रहा है, तो उसके बाद हम ये कैसे यकीन कर सकते हैं कि वहाँ पर चीज़ें बेहतर होंगी। फिर आज अभी वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तुर्बत में आबादी के अंदर से रॉकेट आते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों के दफातर पर, उनके कैंप्स के ऊपर। तो ये वो चीज़ें जो बयान करती हैं कि उस जगह पर रियासत के साथ आवाम का क्या ताल्लुक़ है। और उन्होंने ये निशानदही भी की कि नौजवानों को जो मसाइल हैं वो हमसे बात करें, उनके तालीम के हवाले से जो मसले हैं, दीगर मसाइल हैं। लेकिन बात फिर वही है कच्चे के डाकुओं की तरह कि वाक़यात होने के बाद ये चीज़ें क्यों की जाती हैं। वाक़यात होने से पहले, जानों का ज़िया होने से पहले ये मामलात ज़ेरे बहस क्यों नहीं लाए जाते।